हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत 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 अच्छे हैं। चलिए great। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी के साथ एंड अ वेरी वेरी हैप्पी लोरी टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करें। एक्साइटेड सभी लोग आज के सेशन के लिए? एक बार सभी को रिक्वेस्ट करूँगी, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तुरंत के तुरंत। हमारा पहला शब्द है रोबस्ट। सबसे पहले इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट। रोबस्ट का मीनिंग होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। रोबस्ट कोई भी चीज़ होती है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग होती है। रेजिलियंट, रेजिलियंट का मतलब वही साउंड, स्ट्रॉन्ग होती है। एक और वर्ड इसके लिए हम यूज़ करते हैं, वो चीज़ कैसी होती है? फोर्टिफाइड होती है। फोर्टिफाइड का मतलब भी क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें एक रूट वर्ड होता है फोर्ट। का मीनिंग क्या होता है? फोर्ट का मीनिंग स्ट्रेंथ। एंटोनिम्स क्या हो गए? फ्रेजाइल, शीशा हो या आखिर जाता है, फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल होता है शीशा, मतलब बहुत कमज़ोर होता है, कभी भी टूट सकता है। वल्नरेबल होता है, कमज़ोर होता है। अगर हम और सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की बात करें, ससेप्टेबल होता है, प्रोन होता है, तो वीक। तो कंपनी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जिससे कि जो उनका डेटा है वो प्रोटेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में कर रहे हैं, तो ये शब्द एडजेक्ट। अगला वर्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन प्रोटेक्ट करता है कि आपको कहीं कोई चोट ना लगे, आपके साथ कुछ गलत ना हो। क्वेश्चन इज समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट समथिंग अनप्लेजेंट। आपका सेफ गार्ड है, आपका बफर है, आपका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। लास्ट में ION लग रहा है तो ये नाउन है। हालांकि इस क्वेश्चन वर्ड को हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, दोनों तरीके से को यूज़ किया जाता है। एंटोनिम्स वही हो गए। कमज़ोरी है, मीन्स वल्नरेबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी है, प्रोननेस है, फ्रैजिलिटी है। सकते हैं ये एडजेक्टिव फॉर्म थे चारों, ये चारों यहाँ पे नाउन फॉर्म्स आप लिख सकते हो। फ्रैजिलिटी। सरकार ने एक स्टिमुलस पैकेज दिया, मतलब पैसा दिया इकोनॉमी में, जिससे कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके उन लोग बिजनेसेस को जो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगले वर्ड पे आते हैं बोल्स्टर करना। बोल्स्टर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रांग बना। अगर आप किसी चीज़ को बोल्स्टर कर रहे हो मीन्स स्ट्रांग बना रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो? जान डाल रहे हो, उसको सहारा दे रहे हो, बटरेस कर रहे हो, फोर्टिफाई कर रहे हो, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उसको आप स्ट्रेंथन कर। एंटोनिम्स क्या हो गए? अंडरमाइन करना, वैल्यू कम कर देना, हिंडर करना, रोक देना। तो सरहा ने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया कैसे? सरहा ने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया, रोज़ वो क्या करती थी? पब्लिक स्पीकिंग को प्रैक्टिस। अच्छा, यहाँ पे CING नहीं SING है, क्यों? क्योंकि वर्ब है। वर्ब क्या होती है? प्रैक्टिस। PRACTISE वाला फॉर्म क्या होता है? वर्ब फॉर्म। तब वर्ब के साथ ING लगाते हैं, नाउन से कभी ING नहीं लगाते। ये जो CE वाला शब्द होता है प्रैक्टिस, ये आपका नाउन। ऐसा ही आपका एडवाइस के साथ होता है। SE वाला जो एडवाइस होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। CE वाला एडवाइस जो होता है वो क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। टेपिड वर्ड पे डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेपिड का मीनिंग क्या होता है? फीका सा, जिसके अंदर कोई जोश ही ना हो, कोई एंथुजियाज्म। कैसा है? ल्यूक वॉर्म है, मतलब गुनगुना सा है, मतलब कोई जोश ही नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। लेकेडाइसिकल है, मीन्स नो एनर्जी एट ऑल। एंटोनिम्स क्या हो गए? भाई बहुत एनर्जी है, बहुत ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है। हार्टी है वो इंसान, जेलस है मीन्स बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक कह सकते हैं। एंटोनिम आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ फर्वेंट। FERVENT है ना, वेरी। मतलब क्या? वो इंसान है पैशनेट है। तो जो रिसेप्शन था न्यू पॉलिसी का, न्यू पॉलिसी जो आई तो जिस तरीके से रिसीव किया, वो रिसेप्शन बड़ा ही फीका सा था, मतलब एम्प्लॉयज़ ने उसे दिल खोल के रिसीव, तो इसको पॉलिसी। नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, राइट, एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं डाइकोटोमी। सबसे पहले तो लास्ट में OMI लग रहा है, मीन्स ये वर्ड आपका क्या हो गया? नाउन। डाई वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू। डाई और बाई दोनों शब्दों का मीनिंग होता है टू। तो डाइकोटोमी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, दो अलग अलग आइडियाज़ हैं और लोगों की सोच बिल्कुल अलग अलग है। एक कह रहा है मसूरी जाएंगे और एक बिल्कुल अलग अलग है। डाइकोटोमी। पोलैरिटी है, कॉन्ट्रास्ट है, मतलब एक तरीके से डिविजन। एंटोनिम्स हार्मनी,
शांति है, कॉन्करेंस, सब एक ही बात कह रहे हैं कि चलो मसूरी, दैट मीन्स डाइकोटोमी नहीं। तो जो डाइकोटोमी था ओपिनियंस का अमंग द टीम मेंबर्स, जो टीम मेंबर्स थे उनके बीच में जो ओपिनियंस डिवाइडेड थे, इसकी वजह से बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन। परसिस्ट करना, कोई चीज़ बनी हुई है, दैट मीन्स वो चीज़ परसिस्ट कर रही है, अंधेरा का है ना। किल्विश का डायलॉग है, क्या है, मे द डार्कनेस, मे द डार्क परसिस्ट। परसिस्ट क्या हो गया, एंड्योर करना, लिंगर करना, प्रिवेल करना का मीनिंग क्या है, बने। एंटोनिम सीज, खत्म हो जाना, एक्सपायर, खत्म। तो जो पुरानी बिल्डिंग है, हालांकि वो एकदम वोन, वोन का मीनिंग क्या है, पहनना नहीं है यहाँ पे, वोन का मीनिंग है डिलैपिडेटेड, आउटडेटेड, ऑब्सलीट, का मतलब क्या है, एकदम टाइम के साथ बहुत खंडर सी हो गई है, डिलैपिडेटेड, पुरानी सी हो गई। ये जो बिल्डिंग है लेकिन हालांकि ख़राब हो गई है, पुरानी हो गई, लेकिन अभी भी बनी हुई है और एक सिंबल है उस शहर की हिस्ट्री। एक्शन की बात कर रहे थे तो पार्ट क्या था आपका वर्ड। अगले वर्ड पे आते हैं एप्रीहेंशन, लास्ट में आई हुआ पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एप्रीहेंशन मीन्स डर कि कहीं कुछ खराब ना हो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मैं फेल ना हो, ये सब क्या है, एप्रीहेंशन। आपके अंदर के डर, आपके अंदर का ट्रेपिडेशन है, आपके अंदर का डिस्क्वायट है, आपको डाउट है कुछ खराब, एप्री। एंटोनिम्स एप्लॉम, सुकून है, शांति है, सेरेनिटी, शांति है। एक और वर्ड होता है ट्रैंक्विलिटी, मतलब शांति है, हार्मनी है भाई, शांति। तो उसका जो डर था किस चीज़ को लेके, पब्लिक स्पीकिंग को लेकर, एप्रीहेंशन में डबल स्टार मार्क, बहुत बारी वर्ड एग्जाम में। तो उसका जो डर था पब्लिक स्पीकिंग को लेके, इसकी वजह से वो नर्वस हो गया प्रेजेंटेशन से। अगला वर्ड है मल करना। मल करने का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ पे बहुत लंबे टाइम तक आप सोचे ही जा रहे हो, सोचे ही जा रहे हो, सोचे ही जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर मल। पॉन्डर कर रहे हो, रूमिनेट कर रहे हो। एक और वर्ड होता है कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, मतलब बहुत गहरे विचार में जा चुके। अच्छा, कॉन्टेम्पलेट करने वालों का, पॉन्डर करने वाले का मूड कैसा हो जाता है, उनका मूड हो जाता है पेंसिव। पेंसिव मूड किनका होता है, जो लोग बहुत पॉन्डर। तो ये एडजेक्टिव फॉर्म है और ये सारी की सारी कौन सी फॉर्म्स हैं, ये सारी। एंटोनिम क्या हो गया, आपने इग्नोर कर दिया भाई, निगलेक्ट कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया। एक और फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ब्रश ऑफ कर दिया, मतलब आपने इग्नोर। तो उसे क्या पसंद था कि वो बहुत सोचती थी डिसीजन लेने से पहले, और वो उसको। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीलेंस। एक्सीलेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपकी पोजीशन, आपकी रैंक, वो एक्सीलेंस है। स्ट्रैटम, टायर, हायरार्की के अंदर जो रैंक, दे आर एक्सीलेंस। लास्ट में ONS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच। एंटोनिम्स कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, कहीं भी कुछ भी है, सब जगह सेम है, कोई हायरार्की ही नहीं, कोई टीयर सिस्टम ही नहीं है, कोई ऊपर कोई नीचे ही नहीं। तो लग्जरी होटल ने अपना टॉप फ्लोर रिजर्व किया था उन गेस्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक पे थे मेंबरशिप, जो टॉप वाले जो उनके गेस्ट, उनके लिए उनका टॉप फ्लोर रिजर्व। अगला वर्ड है क्वर्क। क्वर्क से वर्ड बनता है क्वर्की। क्वर्की कैसे लोगों को बोलते हैं, जो बड़ा अजीब सा बिहेव करते हैं, वो क्वर्की होते हैं। और वो हैबिट क्या होती है उनकी, क्वर्क। क्वर्क मीन्स बहुत ही अजीब सी हैबिट, मतलब बहुत ही अजीब है, बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही पेक्यूलियरिटी, और मतलब बहुत ही अजीब तरीके से, तो क्या बोलते हैं क्वर्क। एंटोनिम्स क्या हो गया, नॉर्मल हो भाई, यूनिफॉर्म, सब है वैसे ही, सब है वैसे ही, आप मीन्स क्वर्क नहीं। तो जो पुरानी क्लॉक थी उसके अंदर एक अजीब सी चीज़ थी, वो हर 2 घंटे में बजती थी, 1 घंटे की। तो ये चीज़ उसके अंदर कुछ अजीब सी, क्वर्क में समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज, पार्ट ऑफ स्पीच। अगले वर्ड पे आते हैं क्रेड्यूलिटी। क्रेड्यूलिटी में रूट वर्ड क्या है, क्रेड। क्रेड शब्द का मतलब क्या होता है, बिलीफ। तो क्रेड्यूलिटी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया कि आप हर चीज़ को क्या मान रहे हो, आप उस चीज़ को सही मान रहे हो, मतलब आपके अंदर बहुत भोलापन है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ये तो इसका नाउन फॉर्म है ना, लास्ट में ITY लगा। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस, लास्ट में OUS लग रहा है, तो ये इसका कौन सा फॉर्म होता है, एडजेक्टिव। क्रेड्यूलस किन लोगों को बोलते हैं, जो बड़े भोले होते हैं, जो हर चीज़ को सच मान लेते हैं, हर चीज़ पे विश्वास। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं। एक और वर्ड होता है गलेबल होते हैं, बहुत आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं, क्रेड्यूल।
इसी का नाउन फॉर्म है क्रेडिबल। तो सिनोनिम्स भी क्या होगा, नेव का नाउन फॉर्म नेविएट, गलेबल का नाउन फॉर्म गलेबल। एंटोनिम्स क्या होगा, स्केप्टिसिज्म है, आप हर चीज़ पे डाउट करते हो। इनसर्टिट्यूड है, सर्टिट्यूड का मतलब आप कंफर्म वो चीज़ सही है, इनसर्टिट्यूड है मतलब आप कंफर्म नहीं है कि वो चीज़ सही है, आपके अंदर क्या है, डाउट। एक और इसका हर चीज़। तो जो स्कैम था, जो घोटाला था, उसने लोगों के भोलेपन का फ़ायदा उठाया। उन लोगों को इनक्रेडिबल रिटर्न्स, मतलब ऐसे रिटर्न्स जो बहुत ही बढ़िया थे, उनके इन्वेस्टमेंट 21 दिन में डबल, ऐसे तरह के वादे किए और लोगों के भोलेपन का। अगले वर्ड पे आते हैं मेटल। मेटल का मतलब क्या होता है, आपके अंदर जो एकदम दिलेरी, आपकी जो क्षमता है, आपने जो ठान लिया उस चीज़, तो वो आपका मेटल। आपका फोर्टिट्यूड, आपका प्लक, इसका मतलब आपके अंदर की स्ट्रेंथ, आपके अंदर का डिटर्मिनेशन। एंटोनिम्स हो गए टिमिडिटी, कमजोरी, कोवर्डिस, डरपोकपना। तो इतने सारे चैलेंजेस को झेलने के बावजूद भी उसने बहुत रिमार्केबल मेटल दिखाया, बहुत रिमार्केबल डिटर्मिनेशन दिखाया, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट। पार्ट ऑफ स्पीच आपका। इंडस्ट्रियस, लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, एडजेक्टिव। इंडस्ट्रियस कौन होता है, जो लोग बहुत मेहनत, वो क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री, वर्किंग हार्ड भी। बहुत बार आप अपने रिज्यूमे में अपनी स्ट्रेंथ्स में लिखते हो आई एम इंडस्ट्री, मतलब डिलीजेंट, बहुत मेहनत करते। तो याद करने की ट्रिक क्या होती है, दिल्ली के एजेंट बड़े मेहनत, तो डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस। कॉन्साइंटियस मतलब हो गया बहुत एफर्ट्स लगा। एंटोनिम्स इंडोलेंट, इंडोलेंट जिसका ना तन डोले ना मन, मतलब बहुत ही लेजी, कोई एम्बिशन ही नहीं है, बहुत ही लेजी है, बहुत ही स्लगिश है, इनएक्टिव है। तो एक इंडस्ट्रियल स्टूडेंट, एक मेहनती स्टूडेंट की तरह उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और लगातार उसने हाई ग्रेड्स को अचीव किया अपनी। स्टिमी वर्ड पे डबल स्टार मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत। स्टिमिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना। अगर आप किसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसको स्टिमी कर, इम्पीड करना, थ्वाट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, कंटेन करना, रॉटल करना, इन सारे शब्दों का क्या होता है, किसी को रोकना। एंटोनिम्स क्या हो गए, किसी चीज़ में हेल्प करवाना, फैसिलिटेट करना, एक्सपेडाइट करना, इसको जल्दी जल्दी करना। तो रिसोर्सेज की कमी की वजह से प्रोग्रेस जो है रुक जाती है एक प्रोजेक्ट। एक्शन की बात कर रहे हैं तो what? तो ये थी वोकैबुलरी, सभी को समझ में आई, आई होप यस, सभी लोगों को समझ। अब हम करेंगे आर्टिकल। पहले एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि परफेक्शन बैच पे ये जो ऑफ़र चल रहा था NB30, ये एक्सटेंड हो चुका है। तो जितने भी लोगों ने 30% का डिस्काउंट नहीं लिया था परफेक्शन, ये ऑफ़र आपको 15 तारीख तक। और जैसे ही आप परफेक्शन लेते हैं, तुरंत की तुरंत उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ना स्टार्ट कर दें। व्हाट आई वांट कि मेरी लाइव क्लासेस स्टार्ट, उससे पहले आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 पूरा पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तीनों चैप्टर्स बेसिक हैं। आप तो मेक श्योर कीजिए आपकी तैयारी के तीनों चैप्टर्स बेसिक हैं, और मुझे बता भी देना कमेंट में किस किस ने तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं पूरे। जितने लोगों ने तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, बिकॉज आई वांट टू नो कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ तक कंप्लीट। अब आ जाते हैं आज के आर्टिकल। आर्टिकल है रोबस्ट रेवेन्यू। रोबस्ट का मीनिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग। रेवेन्यू मीन्स जो पैसा आ रहा है, तो सरकार के खूब पैसा। स्ट्रॉक, डायरेक्ट टैक्स रिसीप्ट, इतना ज़्यादा जो पैसा आ रहा है डायरेक्ट टैक्स से। क्रिएट, ये क्या क्रिएट कर रहा है, फिजिकल, फिजिकल मीन्स पैसे से रिलेटेड, फाइनेंशियल, क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स प्रोटेक्शन, सरकार को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे रहा है। एंड रूम, रूम मीन्स जगह दे रहा है, और रिफॉर्म्स और चेंजेस। तो सरकार के पास खूब पैसा आ रहा है, सरकार खूब प्रोटेक्टेड है फाइनेंशियली, और सरकार के पास खूब सारा स्पेस भी है जिससे कि वो और बदलाव। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन, सभी लोग रीड करें।
पढ़ लिया सभी ने? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लेट्स लुक एट इट। विद लिटिल, बहुत थोड़ा सा, अंडर अ क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर से भी कम बचा। एक क्वार्टर का मीनिंग क्या होता है? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स होते हैं 3 मंथ्स। 1 क्वार्टर इज 3 मंथ्स। एक ईयर 12 मंथ्स का है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 3 महीने, तो 3 महीने से भी कम बचे हैं। किसमें? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। बिल्कुल सही बात है। जनवरी बचा है थोड़ा सा, बचा है मार्च, लगभग 2.5 महीने। द सरकार, द गवर्नमेंट हैज़ मेट नियरली 81% ऑफ इट्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट। तो जितना टारगेट था सरकार का, उसका 81% मीट हो चुका। एट 14.7 लाख करोड़, इतने पे जो डायरेक्ट टैक्स इन्फ्लोज हैं, नेट ऑफ रिफंड मतलब रिफंड्स को माइनस कर दो, उसके बाद जो पैसा आया है, अगर हम जनवरी 10 की बात करें, कितना आया जनवरी 10 तक का? 14.7 लाख करोड़ आया। ये जो पैसा आया है ये 19.4% हायर है देन अ ईयर। एक साल पहले जितना आया था उससे ये 19.4%। इकोनॉमिस्ट को ऐसा विश्वास है, दी एक्सचेकर्स नेट डायरेक्ट टैक्स किटी, एक्सचेकर्स में जिसके पास पैसा आ रहा है, तो जो डायरेक्ट टैक्स किटी, किटी का मीनिंग क्या होता है? अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है एंड अप, ये ख़त्म कितने पे होगा? सरपासिंग द बजट। एक सरपासिंग मीन्स क्रॉस कर जाए। ये किसको क्रॉस कर जाएगा? बजट के एस्टिमेट को क्रॉस कर जाएगा। 17.2 लाख करोड़। और कितने से क्रॉस करेगा? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा, इफ़ नॉट मोर, अगर इससे ज़्यादा ना हो। विद द फुल ईयर ग्रोथ, और अगर हम पूरे साल की ग्रोथ देखें तो सेटल कितने पे हो जाएगी पूरे साल की ग्रोथ? लगभग 18। विद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन्फ्लोज, जीएसटी का जो पैसा आ रहा है, ऑल्सो लाइकली टू बीट, ये भी क्रॉस कर जाएगा बजट मैथ। बजट मैथ इस बजट में जो कैलकुलेशन थी उसको ये भी क्रॉस कर जाएगा। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ है, जो नॉन टैक्स का पैसा है, जो बोल्स्टर हो गया, बोल्स्टर मीन्स इंक्रीज हो गया है। वैसे बोल्स्टर का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रांग होना। ये बोल्स्टर का मीनिंग क्या है? इंक्रीज। जो इंक्रीज हो गया है बाय अ जनरस, जनरस मीन्स दिल खोल गया, मतलब बहुत पैसा आया। कहाँ से? डिविडेंड मिला फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक से। तो ओवरऑल रेवेन्यूज़ जो है सरकार का, जो टोटल रेवेन्यू, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू चाहे वो नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये सारा का सारा पैसा बढ़ गया और ये बजट की उम्मीदों से बहुत ऊपर गया है। लाइकली टू गो बियॉन्ड बजट हो, बजट की जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा आया है। डिस्पाइट, हालांकि, और रिलेटिवली अगर कंपेयर करें, अ टेपिड, टेपिड मीन्स कमज़ोर इनटेक, मतलब कम पैसा आया है हालांकि एक्साइज ड्यूटीज़। तो एक्साइज ड्यूटी से पैसा कम आया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के रेवेन्यूज़ बहुत हैं, क्योंकि जीएसटी बहुत आया, डायरेक्ट टैक्स बहुत आया, आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत, ये सारी चीज़। समझ आया? थोड़ी सी ग्रामर करते हैं। सभी लोग मुझे बताएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाली। एक तो मुझे ये बता दो, लैक्स क्यों नहीं लिखा या करोर्स? पहला क्वेश्चन। एक मुझे किटी का पार्ट ऑफ स्पीच। एक मुझे ये बता दो, ये मेन वर्ब है एडिशनल वर्ब है? एक मुझे टेपिड का पार्ट ऑफ स्पीच। एक मुझे लिटिल का मीनिंग बता दो और आ लिटिल का मीनिंग। वर का सब्जेक्ट बता दो। लिटिल का मीनिंग होता है ना के बराबर, और आ लिटिल का मीनिंग होता है थोड़ा सा। तो लिटिल जो होता है वो नेगेटिव टोन का होता है, और आ लिटिल जो होता है वो पॉजिटिव। आपको बोलना ना के बराबर है यार, तो आप लिटिल बोलो। चलो थोड़ा सा तो है, थैंक गॉड थोड़ा सा है, तो आप आ लिटिल। जब आपको बोलना है ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, न्यूट्रल टोन रखनी है, तो आप क्या यूज़ करते हो? द लिटिल। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। 14.7 लाख करोड़ के नंबर यूनिट नाउन, नंबर यूनिट नाउन जब भी दे रखा होता है यूनिट सिंगुलर, इसलिए लाख आया। करोड़ क्यों आया? करोड़ इसलिए आया क्योंकि करोड़ जो है एक नॉन सफिशिएंट यूनिट। नॉन सफिशिएंट यूनिट का मतलब क्या होता है कि करोड़ को देख के समझ नहीं आता किस बारे में बात। भी सफिशिएंट, जब भी यूनिट नॉन सफिशिएंट होती है तो हम उसको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं, करोड़ लिखते। इस वर्ग का सब्जेक्ट क्या है? ये देखो कॉमा कॉमा के बीच में, ये नेट ऑफ रिफंड्स है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स इन। इस वर्ग का सब्जेक्ट है इन। किटी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये शब्द आप बोल्स्टर्ड,
विद गुड एंड सर्विसेज टैक्स इनफ्लोज ऑफ, ये तो विद से स्टार्ट हो रहा है तो पूरी की पूरी ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कॉमा तक, और ये नाउन है, नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नाउन के आगे वर्ब की थर्ड, ये तो एडिशन, तो बोल्स्टर्ड आपकी एडिशन है, टेपिड का पार्ट क्या है, ये आपका एडजेक्टिव। स्कोर्स बता देंगे कितने लोगों के सारे, और नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे सभी। चले देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं, लेट्स लुक एट इट। विद इन डायरेक्ट टैक्सेस, अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर देखें तो क्या चीज़, कॉरपोरेट टैक्सेस जो है वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। कॉरपोरेट टैक्सेस हैव ग्रोन 12.4%, तो 12.4% आपके कॉरपोरेट। पर्सनल इनकम टैक्सेस से भी खूब पैसा आया है सर, इन्होंने ईलेड, ईलेड मीन्स गिवन, इन्होंने क्या किया, 27.3% हायर दिए हैं, पैसा ज़्यादा। एंड द डाइकोटोमी, डाइकोटोमी मीन्स दो अलग अलग व्यूज़ जो हैं में परसिस्ट इन कमिंग ईयर्स, वो आने वाले सालों में बनी रहेगी विद द नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, कि जितने ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए हैं दिस असेसमेंट ईयर, इस इवैल्यूएशन वाले ईयर में इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड लेवल। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, जिस साल में आप जिस साल के इनकम टैक्स की बात करो उसको बोलते हैं assessment। तो इनकम टैक्स रिटर्न रिकॉर्ड लेवल क्रॉस कर चुका है, 8.2 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए गए थे दिसंबर 31। दी हेल्दी रेवेन्यू अपटेक, जो अच्छी चीज़ है, जो रेवेन्यू में अपटेक मीन्स जो इंक्रीज हो रहा है, जो उछाल आ रहा है, एंड अप्रिशिएबल, और अच्छा खासा वाइडनिंग ऑफ द टैक्स फाइलिंग बेस, और जो टैक्स फाइलिंग बेस जो बढ़ता जा रहा है, टैक्स फाइलिंग बेस क्या होता है कि कितने लोग टैक्स दे रहे हैं, तो बोलते हैं टैक्स फाइलिंग बेस, तो लोग बढ़ते जा रहे हैं जो टैक्स दे रहे हैं। ऑफर्स, ये कुछ सुकून देता है किसके लिए, सरकार के फिस्कल कंसोलिडेशन होप्स को, कि सरकार के जो उम्मीदें हैं कि भाई सब लोग जो हैं क्या करेंगे, फिनेंशियली कंट्रीब्यूट करेंगे, हर कोई टैक्स देगा, बेस बढ़ेगा टैक्स का। और आगे बढ़ते हुए अमिड, इसके बीचों बीच डर भी क्या है, एप्रीहेंशंस है, इसके बीचों बीच डर है, एप्रीहेंशन, फियर्स हैं दैट दिस ईयर्स, की इस साल का जो डेफिसिट टारगेट है ऑफ 5.9% ऑफ जीडीपी, सरकार ने एक डेफिसिट टारगेट रखा था। डेफिसिट टारगेट क्या होता है, डेफिसिट टारगेट होता है आपका इम्पोर्ट्स माइनस, तो हम डेफिसिट को हमेशा क्या करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं कि सरकार का डेफिसिट कम हो। ये कंट्री का डेफिसिट हो गया इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। सरकार का डेफिसिट क्या होता है, सरकार का डेफिसिट होता है एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, तो जितना खर्चा हो रहा है जितनी इनकम हो रही है। तो क्या सोचा था कि जो डेफिसिट टारगेट है उसको अभी हम मिस कर देंगे, एक छोटे से मार्जिन से मिस हो जाएगा, मतलब 5.9%। इट ऑल्सो क्रिएट्स, ये जो है जगह दे रहा है सेंटर के लिए, क्या कि सेंटर जो है और रिफॉर्म्स ला सके और बदलाव ला सके टैक्सेशन में विद अ फोकस ऑन, और सरकार का फोकस किस चीज़ पे हो, सरकार का पूरा ध्यान किस चीज़ पे हो कि टैक्स जो है सिंप्लीफाई हो जाए, ईजी हो जाए, और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए कॉरपोरेट्स के लिए, कंपनीज के लिए और लोगों के। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे। पढ़ लिया सभी ने, चलो क्या लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल, द मल्टीपल विद होल्डिंग टैक्स रेट, जो इतने सारे अलग अलग तरह के टैक्स रेट्स हैं कंपनी, दैट ऑफन लीड टू डिस्प्यूट्स, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ प्रॉब्लम्स होती, कैन बी मिनिमाइज, जिसको हम कम कर सकते हैं, टू अ हैंडफुल ऑफ लोअर रेट्स, आप थोड़े से रेट्स ला दो, इतने सारे मत करो, अगर एक नहीं कर। टैक्स डिडक्शन, जो टीडीएस कटता है और जो कलेक्शन होता है सोर्स पे, टीडीएस और टीसीएस के जो रेट्स हैं, इसमें इंक्लूडिंग दी मच डिबेटेड, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ है, बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, लेवी, लेवी मीन्स एक तरीके से जो टैक्स इम्पोज किया जाता है किस चीज़ के लिए, कि जो लोग बाहर खर्चा कर रहे हो उसको ट्रैक करने, मे बी ब्रॉड डाउन, उसको भी कम किया जा सकता है, अ फ्यू नोटिस, कुछ पॉइंट्स उसको भी कम किया जा सकता है।
द टैक्समैन कैन कंटिन्यू टू, जो टैक्समैन है वो क्या कर सकता है, उसमें से इंटेलिजेंस निकाल सकता है, मतलब उसमें से कहीं ना कहीं डेटा निकाल सकता है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्टिव ऑफ द रेट्स मैटर नहीं करते, बट करना क्या है, टैक्समैन यहाँ पे किसको बोला गया, टैक्समैन बोला गया है सरकार। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इस चीज़ को, इसमें से कहीं ना कहीं कोई इनपुट ले सकती है। द न्यू एग्जेम्पशन, जो नया एग्जेम्पशन लेस, मतलब कोई छूट नहीं दी जा रही, ये जो पर्सनल इनकम टैक्स रजीम आया है, मतलब एग्जेम्पशन नहीं है कोई, और लोअर रेट्स है, मतलब छूट मत दो, रेट्स को लोअर कर दो और पेपर वर्क को कम कर दो, ये भी क्या हो रहा है, इस गेनिंग ट्रैक्शन में पॉपुलैरिटी। तो ये भी लोगों को, ये भी ऑथर ने बेसिकली इस पैराग्राफ में कि भाई आप इतने सारे टैक्स रेट्स कम कर, फिर टीडीएस और टीसीएस में थोड़ा बहुत चेंजेस, समझो चीज़ों को, इंटेलिजेंस लाओ, नॉलेज लेके आओ, चीज़ों को डेराइव करो क्या चीज़ें होनी, और जो नया आया है रजीम वो एग्जाम फ्रैक्शन आ रहा है, वो लोगों को अच्छा लगा क्योंकि उसमें पेपर वर्क कम है, रेट्स कम। चले लास्ट टू पैराग्राफ ऑफ दिस आर्टिकल फॉर एवरीवन, रीड इट। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, येट, फिर भी जो सरकार है वो मल का मीनिंग है थिंक, सोच सकती है, कुछ मैकेनिज्म्स, कुछ तरीके जिससे कि वो लोगों को नच कर सके, मीन्स एनकरेज कर सके, किस चीज़ की तरफ एनकरेज कर सके कि वो बेटर लाइफ चॉइसेस, चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को करें। अलाइंड विद, वो किसके साथ मैच हो, अलाइंड विद मीन्स मैचिंग विद, किस चीज़ के साथ वो मैच करें, पब्लिक पॉलिसी गोल्स, मतलब पब्लिक पॉलिसी जो आ रही है उनके जो मकसद हैं, दैट कैन ऑल्सो, इससे क्या हो सकता है, डीपन हो सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, डीपन हो सकते हैं और मनी फ्लोज में, एंड स्ट्रेंथन मैक्रो फंडामेंट, और जो हमारे मैक्रो, दो तरह के फंडामेंट, मैक्रो मीन्स बड़े लेवल पे, जो बड़े लेवल पे जो पैरामीटर्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्या इंकरेज करे सरकार, रिटायरमेंट सेविंग्स की, लोग अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एग्जाम्पल, तो सरकार को क्या करना है, लोगों को मोटिवेट करना है इस तरह की चीज़। जो 18% जीएसटी टैक्स जो लगाया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस, उसको भी एक बार फिर से सोचना चाहिए, इवन एज अ, अभी ब्रॉडर रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन में चीज़ें ठीक कर, तो अभी बड़े लेवल पे जीएसटी रेट्स को ठीक करना बचा हुआ है, का इंतज़ार है, एज इट एंटेल्स, क्यों, क्योंकि 18% जीएसटी जो लगता है हेल्थ इंश्योरेंस, ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट, सिग्निफिकेंट मीन्स ह्यूज, एंटेल्स मीन्स पुट्स, एक बहुत बड़ी कॉस्ट डालता है लोअर और मिडिल इनकम हाउस पे, उन घरों में जहाँ पे लोअर क्लास, लोअर इनकम हाउस, जहाँ पे इनकम कम है, मिडिल है, इनकम बहुत ज़्यादा नहीं, हु फेस अ रियल रिस्क, वो अभी सच में रिस्क है ऑफ स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी, कि वो गरीबी में जा, इन दी आफ्टर, इसके बाद, आफ्टर मैथ मीन्स बाद में, इसके बाद में, फॉर हेल्थ केयर क्राइसिस फॉर अ सिंगल, अगर एक मेंबर को भी कोई हेल्थ केयर क्राइसिस या एक मेंबर को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, तो ये जो लोअर एंड मिडिल इनकम क्लास हैं वो गरीबी में जा सकते, इसलिए सरकार जो जीएसटी लगाती है हेल्थ इंश्योरेंस, और उसको कहीं ना कहीं चेंज करना, कि वो एक बहुत बड़ी कॉस्ट डाल। लास्ट पैराग्राफ, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी क्या किया है, सिग्नल किया है, इस बात का अंदेशा दिया है कि जो इंटरिम बजट है 2024-25, उसमें कोई बहुत बड़े स्पेक्टेकुलर मीन्स देखने, बहुत बड़े कोई कदम नहीं होने, सो अ रिपीट ऑफ द 2019 में जो प्री इलेक्शन एक्सरसाइज हुई थी, जो इलेक्शन से पहले काम हुआ, दैट रीचिक्ड इनकम टैक्स ला, जिसने चेंज कर दिया था इनकम, लाभ लाई थी, इस बात के चांसेस कम है, बट द रेवेन्यू बायंसी, जो रेवेन्यू में चढ़ाव आया है, रेवेन्यू जो बढ़ा है, मस्ट एंथ्यूज, ये पॉलिसी मेकर्स को और ज़्यादा जोश दे देगा और ज़्यादा एनर्जी दे देगा टू कीप मोर रिफॉर्म, कि वो और ज़्यादा बदलाव के ऑप्शन टेबल पे रखें फॉर द न्यू गवर्नमेंट,
तो ये पॉलिसी मेकर्स बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस रखें, बदलाव के ऑप्शंस रखें। ये सरकार समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को? आई होप यस। पैसेज की टोन क्या थी? ऑथर ने किया था और एनालिटिकल, बेसिकली जो चीज़ें हो रही थी उनको एनालाइज करके इन्फॉर्मेशन टोन। अब एक आर्टिकल है स्किमिंग, तो यहाँ पे आप लोग कर लेते हैं स्किमिंग। आप लोग ना वीडियो को पॉज करके स्किमिंग, ठीक है? वीडियो को पॉज करेंगे, स्किम करेंगे, वीडियो को ऑन करेंगे। नंबर्स का गेम, फैक्टर्स जो जनरल इम्प्रूवमेंट को अफेक्ट करते हैं सैनिटेशन, उनको हमें क्या मस्ट बी ओवरकम। तो सैनिटेशन में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसको कहीं ना कहीं जो नेगेटिव लाइट में लेके जा रहे हैं उन फैक्टर्स से। वीडियो को पॉज करेंगे, स्किम करेंगे। 8 साल हो गया स्किमिंग करने, रीडिंग नहीं करनी। सेंटर को ये अनाउंस किए हुए हर साल सिटीज़ को, टाउन्स को, स्टेट्स को अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने बहुत अच्छा पैरामीटर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता है पब्लिक सैनिटेशन में। एक ऐसी एक्सरसाइज हुई जब सबको पता है होगी इंदौर जो है उसको इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है 7th ईयर इन 7वीं बार। इकलौता बदलाव जो है इस साल वो क्या है कि इस बार इंदौर जो है सूरत के साथ अपना पोजीशन को शेयर कर रहा है। पिछले साल सूरत सेकंड आया था, जो सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि सूरत हमेशा ऊपर ही आता है, बाकी सारे एडिशंस में भी ऊपर ही आया है। भोपाल, इंदौर, सूरत एंड विशाखापट्टनम, ये इन्होंने अपने आप में बहुत अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है कुछ सालों में। एक वोलाटिलिटी होती है, थोड़ा सा चेंज होता है टॉप 10 के बाद, जैसे अहमदाबाद है, चंडीगढ़ है, ग्वालियर है, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, वॉलेटाइल हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन दो टॉप सिटीज़ जो हैं, जो ऊपर वाले सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सूरत हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ये कंसिस्टेंट है कि अपने लेवल में। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें रुक गई। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था? वही था कि भाई क्लीनेस्ट सिटी की रैंक्स दी गई, उसमें इंदौर और सूरत जो है टॉप पोजीशन, भोपाल आया, विशाखापट्टनम आया, ये सब टॉप पे आए। टॉप 10 के बाद अहमदाबाद, चंडीगढ़, ग्वालियर आए। ये तो चेंज होते रहते हैं टॉप 10 के बाद, लेकिन जो टॉप वाले हैं वो चेंज नहीं होते। तो इसका मतलब है कोई पुराना सिटी, नया सिटी, कोई जो ऐसा सिटी है जो क्लीनलीनेस में जिसको रैंक नहीं मिली हो, वो टॉप में नहीं आ जाता। तो एक स्टैग्नेशन है, एक रुकावट आ गई। अगला पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे। एक और अजीब सी चीज़ जो इस सर्वे में पता चली कि इसने बहुत सारी कैटेगरीज बनाई, जिससे कि ज़्यादा सिटीज़ को भी चांस मिले ऊपर आने का। तो सब कैटेगरीज बनाना सही है कि चलो पॉपुलेशन के बेसिस पे आप कैटेगरीज बना दो, लेकिन कुछ क्लासिफिकेशंस जो है बहुत ज़्यादा ही हो गई हैं। जैसे माओ जो है मध्य प्रदेश में, उसको बोला गया कि क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट टाउन है। वाराणसी और प्रयागराज को बोला गया कि क्लीनेस्ट गंगा टाउन है। चंडीगढ़ को बोला गया सफाई मित्र सुरक्षित शहर है। तो मतलब ऐसे इतनी सारी कैटेगरीज क्यों बना दी? वही समझ नहीं आता इतनी सारी कैटेगरीज बनाई क्यों है आप। तो चलो ठीक है, इतनी सारी कैटेगरीज बनाई हैं, तो हमें ये क्यों नहीं समझ में आया कि चलो आपने क्लीनेस्ट गंगा टाउन बना दिया, तो फिर ऑथर ने सवाल पूछा, मजाक कर दिया, फिर तो क्लीनेस्ट कावेरी टाउन भी बना दो, क्लीनेस्ट नर्मदा टाउन भी बना दो। इतनी सारी कैटेगरीज बनाओगे तो कोई ना कोई शहर तो किसी ना किसी में फर्स्ट आ ही जाएगा। तो आप बस ये एंड क्या है कि बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाती है कौन टॉप में है, इसीलिए इतनी सारी कैटेगरीज बनाई जा रही है। ऑथर मुझे नहीं समझ में आता कि आप इतनी सारी कैटेगरीज क्यों बनाते हो सिर्फ शहरों को टॉप में लाने। अगला प्रिंसिपल जो है इतनी सारी रैंकिंग स्कीम्स का, जो सेंटर कहता है वो ये कहता है कि हम सबको मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें। चलो ये ठीक है, स्पोर्ट्स चल रहे हो तो ये बात ठीक है, लेकिन पब्लिक सैनिटेशन कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कोई टाउन जो है वो जानबूझ के लेजी होता है, जानबूझ के मेहनत करता है अपने आप को इम्प्रूव करने। बहुत कुछ डिपेंड करता है उस टाउन की हिस्ट्री पे, उसकी कंडीशंस पे, कितनी पावर से नज़दीकी है उस पर। बहुत सारी सिटीज़ हैं जो हमेशा टॉप पे होते हैं, तो कम अटेंशन पे किया जाता है ऐसी चीज़ों पे जो देयर इज़ लेस अटेंशन दैट अ फ्यू सिटीज़ आर परपेचुअली एट द टॉप। कुछ ही सिटीज़ हैं जो टॉप पे होते हैं, इसका मतलब है कि बहुत ही कम अटेंशन पे किया जाता है उन फैक्टर्स पे जिसकी वजह से सैनिटेशन नहीं इम्प्रूव हो पाता। एक तरीका क्या है जो बहुत अच्छा चीज़ की तरह काम करेगा, वो ये है कि आप इस बात को समझो कि जो टॉपर्स हैं वो उनके पास सिस्टम बहुत अच्छा है, और इस बात को समझते हुए उनको उस रैंकिंग से रिटायर कर दो कुछ सालों के। तो अगर आप चाहते हो कि हर शहर को मौका मिले, तो तरीका ये नहीं है कि आप अलग अलग कैटेगरीज बनाओ। तरीका ये है कि जो लोग हमेशा टॉप में आ रहे हैं उनको बोल दो आपको कुछ टाइम के लिए आपको टॉप में नहीं आना है, आपको एक्सक्लूड किया जाता है, बाकी लोगों को मौका दिया जाए। तो ये एक तरीका है चीज़ों को करने का। इससे क्या होगा, फोकस जाएगा, चैलेंजेस आएंगे सामने जो सिटीज़ के सामने आते हैं, जिसकी वजह से वो रैंकिंग में ऊपर नहीं आ। सैनिटेशन एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, सस्टेनेबल बना रहे, चलता रहे। अब
ज़रूरी है कि सरकार बीच में आए और सरकार सिर्फ एक नंबर्स का गेम ना खेले, सरकार एक्चुअल में उन सिटीज़ को हेल्प करे सैनिटेशन को। समझ आई स्कीमिंग सभी को? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, लेटर है, एक बार मैच द कॉलम्स, आंसर बताएंगे। इक्विटेबल मतलब जो चीज़ इक्विटेबल हो, इसका मतलब क्या हो गया? नॉट बेस्ड ऑन रीजन फैक्ट, वेरी सक्सेस। हाँ, ट्रू हो, लीगली वैलिड हो। थर्ड, डिस्टिंग्विश्ड, कोई इंसान बहुत फेमस हो, डिस्टिंग्विश्ड हो। अनफाउंडेड, जो कि रीज़न या फैक्ट पर बेस्ड नहीं है। स्प्लेंडर, स्ट्रेंथ, एनर्जी, एंथुजियाज्म। सस्टेन, कोई चीज़ चलती रहे, ख़त्म ना हो, तो हम क्या बोलते हैं? सस्टेन कर। 32154, वेरी सक्सेसफुल एंड एडमायर्ड बाय अदर पीपल, ये तो डिस्टिंग्विश्ड था। एक मिनट, तो 34152, ग्रेट ब्यूटी दैट अट्रैक्ट्स एडमिरेशन एंड अट्रैक्ट, ये सेकेंड था। 1234, स्ट्रेंथ, एनर्जी, कुछ गड़बड़ कर दिया, मैच तो गलत, मैं फिर से करते हैं। डिस्टिंग्विश्ड था, वेरी सक्सेसफुल, फोर्थ। अनफाउंडेड था, जो कि रीज़न है फैक्ट पे बेस्ड ना हो। स्प्लेंडर था, ग्रेट ब्यूटी दैट अट्रैक्ट्स एडमिरेशन एंड। सस्टेन था कि वो चीज़ कॉलम में स्ट्रेंथ, एनर्जी और समथिंग, कुछ ना कुछ। सस्टेन का मीनिंग होता है वो चीज़ चलती रहे, वो चीज़ रुके ना, उसको बोलते हैं करना। और इक्विटेबल का मतलब होता है कि लोगों को इक्विटेबल एक्सेस मिले, मतलब कहीं भी किसी तरह का भेदभाव ना हो, कहीं 10 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग मुझे कमेंट से, एवरीवन हैज़ टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट, सभी को लिखना है, आपकी जिम्मेदारी। अगर आप पहले ट्यूटोरियल में रेगुलरली आते हो तो इससे और रिस्पॉन्स, जो भी बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को सक्सेस नो मोर फ्यूजन बुक भी गिफ्ट की जाएगी, उनके घर भिजवाई जाएगी, बट मेक श्योर। ठीक है, आई होप सभी को ये पता है कि परफेक्शन बैच पे 30% का डिस्काउंट कोड आपको लगाना है। ये ऑफर आपको 15 जनवरी तक। इसमें आपको ग्रामर ग्रंथ का बैच मिलेगा, दैट इज़ कंप्लीट ग्रामर। परफेक्शन कंप्लीट मिलेगा, 1 साल तक आपको परफेक्शन मिलेगा और आपको परफेक्शन, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही बैच में मिलेगी। 60,000 से ज़्यादा बच्चे परफेक्शन में रेगुलरली आ रहे हैं, अगर आप नहीं आ तो आप कहीं ना कहीं उनसे मेक श्योर करो आप परफेक्शन में रेगुलरली आओ। 3 महीने भी रेगुलरली आ जाओगे तो इंग्लिश का लेवल कहाँ से कहाँ। ठीक है, इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस होंगी। पहले आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट परफेक्शन का, उसके बाद आपको कोई दिक्कत दुविधा। ठीक है, कोड आपको क्या लगाना है, ये अगर आपको कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करनी है तो आपको सारे टीचर्स के सब्सक्रिप्शन, आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और इसमें आपको सारे टीचर्स, जीए, क्वांट्स, रीजनिंग, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, इसमें आपका कोड निमिष। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है यहाँ। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। आई होप सभी को समझ में आया है आज का सेशन। एक मैच द कॉलम के लिए आई एम सो यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है तो इसको हम ठीक कर देंगे। ये नॉट बेस्ड ऑन, एक तो ये टू डिसाइड दैट अ क्लेम, ये थोड़ा सा, और दूसरा फिफ्थ स्ट्रेंथ एंड। ठीक है, कोई दिक्कत? मज़ा आया आज के सेशन में? आई होप यस। आज का सेशन एंड एवरीवन।